औद बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। आज हम 12वीं जमात के सबक नंबर 3 शाल, जो उर्दू अदब के बहुत ही मशहूर अफ़साना निगार अली अब्बास हुसैनी सर के हाथ से लिखा गया है, उसके बारे में मुताला करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह तवज्जो इस बात पे देंगे और आप लोग अपने दरसी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद रहेंगे। अली अब्बास हुसैनी जो पेश दर्स है, पेश दर्स के अंदर जो अफ़साने के बारे में जो अलग अलग लोग जो अफ़साने निगार है उर्दू अदब के अंदर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और नीचे जब हम जान पहचान में आते हैं तो अली अब्बास हुसैनी का सिया को सबक दिया गया है। अली अब्बास हुसैनी 3 फरवरी 1897 को गाज़ीपुर के कस्बा पारा में पैदा हुए। कस्बा पारा में पैदा हुए, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके एक कस्बा, उसके एक तहसील पारा में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम पटना में लिया और 1915 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया और 1924 में इलाहाबाद से एमए की सनद हासिल की। याद रखिए, मुसन्निफ़ या शायर की जान पहचान इसीलिए दी जाती है कि उसके एकेडमिक और अचीवमेंट्स का पता चले आपको। उन्होंने कब क्या किया था, उन्होंने मैट्रिक कब दिया, 12 कब दिया, ताकि आपको पता चले कि इनका तालीमी सफ़र कैसा रहा, इनकी काबिलियत क्या है, ये किन लोगों में पल बढ़कर बड़े हुए, और इन लोगों की इनकी जो है तो इनका क्राइटेरिया क्या था, इसलिए दिया जाता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लखनऊ में मुलाजमत इख्तियार की और 1954 में प्रिंसिपल के ओहदे से सबकदोश हुए, मतलब रिटायर हुए। 1954 में लास्ट जो था अचीवमेंट था उनका, प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायरमेंट हुए, यानी अभी का अचीवमेंट एक बड़ा अच्छा खासा माशाल्लाह अली अब्बास हुसैनी ने एक अपना तालीमी सफ़र बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया और माशाल्लाह अच्छा कमाया भी। 1954 में प्रिंसिपल के ओहदे से सबकदोश हुए। अली अब्बास हुसैनी अदब बराए ज़िंदगी के कायल थे। उन्होंने प्रेमचंद की तरह अपनी तख्लीक़ात में देही ज़िंदगी की मौत से रक्कासी की है। उन्होंने रूरल इंडिया, रूरल हिंदुस्तान की बड़े ही अच्छे तरीके से अक्कासी की है। उन्होंने किसानों की माशी बदहाली और ज़मींदारों के जुल्म सितम को अपनी कहानी में पेश किया है। यानी अली अब्बास हुसैनी एक ऐसे लेखक हैं, ऐसे मुसन्निफ़ हैं कि उन्होंने किसानों की माशी बदहाली और ज़मींदार के जुल्म सितम को अपनी कहानियों में पेश किया। अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए उन्होंने कौमी यकजहती और इंसानियत का पैगाम दिया है। अली अब्बास हुसैनी ने कोई हिंदू मुसलमान का पैगाम नहीं दिया, बल्कि कौमी यकजहती, मतलब इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन और एकता का पैगाम, इंसानियत का पैगाम दिया है। उन अफ़सानों के अलावा उन्होंने नावल, ड्रामे और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ उनकी एक अहम किताब है। एक ऐसे मुसन्निफ़ हैं, अली अब्बास हुसैनी एक ऐसे मुसन्निफ़ हैं कि जिन्होंने न सिर्फ अफ़साने लिखे, बल्कि अफ़सानों को कैसे लिखना और अफ़सानों की तारीख़ क्या है, तनकीदी तारीख़, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ क्या है, ये भी उन्होंने लिखा। कुछ बच्चों की नफ्सियात, साइकोलॉजी के बारे में लिखे। उनकी पहली कहानी थी पसमुर्दा कलियाँ, यानी मुरझी हुई कलियाँ। उन्होंने 1918 में लिखी। रफ़ी के तन्हाई, बासी फूल, कांटों में फल, उलझे धागे उनके अफ़सानों के मजमूए हैं। उन्होंने कई नावल भी लिखे जिनमें काफ की परी को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। 27 सितंबर 1969 को अली अब्बास हुसैनी का इंतकाल हुआ। अज़ीज़ तलबा, अली अब्बास हुसैनी के ज़रिए लिखी गया बहुत ही फेमस अफ़साना शाल, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद होंगे। सफ़ा नंबर 15 पे सबसे पहला पैराग्राफ। उबैद जब ट्रेन से उतरा तो इस वक्त सुबह के 5:30 बज चुके थे। हमारे अफ़साने का जो हीरो है, उबैद जब ट्रेन से उतरे तो सुबह के 5:30 बज चुके थे, मगर सूरज ने गहरे कोहरे में मुँह छिपा रखा। सर्दी के दिन थे और सूरज जो तो फॉग के अंदर था, कोहरे के अंदर था। यख पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी। चार बाग जैसे बड़े स्टेशन पे जहाँ ट्रेन की आमद रवानगी के वक्त खवे से खवा छिलता है, एक अजीब तरह का सन्नाटा था। जिस स्टेशन पे उबैद उतरे थे वो उस स्टेशन का नाम चार बाग था और काफ़ी बड़ा स्टेशन और खवे से खवा छिलता है। वो यूपी के साइड के जितने भी स्टेशन हैं, यूपी बिहार के साइड के जितने स्टेशन हैं, सब के सब स्टेशन बड़े ही फेमस और पुराने स्टेशन हैं। और एक बात याद रखिए, अपने महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद से इधर के एरिया में ट्रेन से सफ़र करने का ज़्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी एमपी के अंदर घूमें, ख़ासतौर से यूपी के अंदर आप देखें, यूपी दिल्ली के अंदर, तो वहाँ ट्रेन से सफ़र करना एक ट्रेड है, एक ऐसा समझ के चलिए एक वहाँ का ट्रेडमार्क है, जहाँ ज़्यादातर लोगों की आदत है वहाँ पर ट्रेन से सफ़र।
चार बाग जैसे बड़े स्टेशन पर जहाँ ट्रेन की आमद और रवानगी के वक्त खवे से खवा छिलता है, एक अजीब तरह का सन्नाटा था। स्टेशन क्या था, जैसे बारात उतारने वाला घर लड़की की रुखसती के बाद। बस 5-7 कुली दिखाई दिए, वो भी मुंह लपेटे पाला मारे हुए पौधों के तना सुकड़े सुकड़े। यानी हमारे स्टोरी के जो हीरो हैं उबैद, वो जिस वक्त में स्टेशन पे पहुँचे तो सर्दी का यह आलम था कि कुली भी पौधों की तरह सुकड़े सुकड़े बैठे थे और स्टेशन पे इस तरह का सन्नाटा था जैसे लड़की की रुखसती के बाद घर में जो सन्नाटा छा जाता है, वैसा सन्नाटा वहाँ पे दिखाई दे रहा था। रात को ट्रेन पर उसने खुद भी सर्दी की इस तेज़ी को बुरी तरह महसूस किया था। उसने बर्थ पर अपना खासा मोटा गद्दा बिछाया था, उस पर 2-2 कंबल ओढ़े थे, उनके ऊपर से अपना मोटा ओवरकोट भी डाल दिया था, मगर पाँव फैलाकर ना सो सका था। उबैद की जो तैयारी है, उन्होंने याद रखिए जो यूपी का जो एरिया है, ख़ुसूसन यूपी और बिहार का पूरी नदियों का एरिया है। और अगर आपको 10 का जियोग्राफ़ी अच्छी तरह याद हो, लर्न हो, तो आपको याद होगा कि ये एरिया हिमालय के नज़दीक है, इसलिए वहाँ पे सर्दी बड़ी क़यामत की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी होती है। इस बात की अक्कासी इस बात पर से महसूस होती है कि रात को ट्रेन पर उसने खुद भी सर्दी की इस तेज़ी को बुरी तरह महसूस किया था। उसने बर्थ पर अपना खासा मोटा गद्दा बिछाया था। देखिए, ज़रा सा सफ़र है लेकिन इसमें तैयारी देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इस पर 2-2 कंबल ओढ़े थे, 2-2 कंबल लगे थे, उसके ऊपर से अपना मोटा ओवरकोट भी डाल दिया था, मगर पाँव फैला कर ना सो सका था। बर्थ जो होती है ट्रेन की, वो लिमिटेड जगह होती है, उसके अंदर पाँव फैलाकर उबैद सो नहीं पाए थे। ठंडक के मारे गठरी सी बना रहा, जिस तरह ठंडक के मारे जैसे कपड़ों की गठरी होती है, वैसे गठरी बनाकर सोए रहे, लिपटे रहे। उसका बार बार जी चाहता कि वो हमीदा की चहेती शाल अटीचे से निकाल कर जिस्म पर लपेट ले। इतनी तैयारी होने के बावजूद भी सर्दी की लहर जा नहीं रही थी और उनका दिल चाह रहा था कि वो हमीदा अपनी बीवी की शाल को लेकर अपने जिस्म पर लपेट ले। यकीनन वो इस तरह से ख़ुद को गरमा सकता था, लेकिन उसने सर्दी खाई, तकलीफ़ उठाई, मगर अपनी बीवी की दी हुई शाल ना निकाली। अब चूँकि इस बात का कमिटमेंट ख़ुद से पहले ही कर लिया था कि मैं जाऊंगा लेकिन बीवी की शाल को यूज़ नहीं करूंगा, उनने सर्दी खाई, तकलीफ़ उठाई, लेकिन बीवी की दी हुई शाल ना निकाली। डर था ओढ़ने लपेटने में वो मल वल जाएगी, यानी ओढ़ने लपेटने के अंदर हो सकता है वो ख़राब हो जाए, इसलिए हमीदा मतलब उबैद की जो बीवी है, उबैद की बीवी की शाल उन्होंने अपनी बीवी की से जो शाल ली थी, वो शाल को ना पहना, ओढ़ी नहीं उसको। डर था ओढ़ने लपेटने में मल डल जाएगी। उबैद ये बात किसी तरह पसंद न कर सकता था। उबैद इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि वो अपनी बीवी की चहेती शाल को अपने ख़ुद के आराम के लिए ख़राब कर दे। हालांकि देखिए, शौहर की चीज़ पर बीवी का हक़ और बीवी की चीज़ पे शौहर का हक़ होता है, लेकिन इंसानी मुहर्रकात और इंसानी एहसासात को इस बात के अंदर उजागर किया गया है। और याद रखिए, एक अफ़साना निगार कामयाब तभी होता है कि उसके अफ़साने में जिस वक्त एहसासात, मौसम के अलावा एहसासात, सोच, गुस्सा, खुशी, गम, डर और जज्बात का बयान बड़े मौसर अंदाज में हो। और हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अली अब्बास हुसैनी सर इस बात के अंदर परफेक्ट है। सिर्फ़ इसके अंदर बयान नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि इसके अंदर ये भी है कि सामने वाले के जज्बात क्या हैं, उनकी सोच अपनी बीवी के जज्बात के तय क्या है कि उन्होंने यकीनन वो इस तरह से ख़ुद को गरमा सकता था। देखिए, सोचिए, एक सफ़र है, बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है, ट्रेन का सफ़र है, और उनके पास सोर्सेज़ है, रिसोर्सेज सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उसका यूज़ नहीं है। यूज़ क्यों नहीं है? ताकि किसी के जज्बात मुतासिर ना हो। उन्होंने तकलीफ़ उठाई, मगर अपनी बीवी की दी हुई शाल ना निकाली। डर था ओढ़ने लपेटने में वो मल वल जाएगी। उबैद ये बात किसी तरह पसंद नहीं कर सकता था। उबैद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो अपनी बीवी की शाल को ख़राब करे। बड़ी अजीज़ थी ये शाल हमीदा को। उबैद की बीवी हमीदा को ये शाल बड़ी पसंद थी, बहुत महबूब थी, बहुत लाइक करते थे उस शाल को। बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि वो उसके पास एक शाल ऐसी खूबसूरत और इतनी अच्छी हो कि किसी के पास ना हो। अब देखिए, जनरली औरतों के अंदर कंपटीशन बहुत चलता है, लेडीज़ के अंदर। मेरी जो गर्ल्स स्टूडेंट है इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानती है
कि लेडीज़ में कंपटीशन बहुत चलता है, स्पेशली क्लॉथिंग के अंदर और एटीट्यूड के अंदर कंपटीशन बहुत चलता है। जेंट्स का ये मामला है कि अगर शर्ट पुराना भी अगर हुआ तो चलेगा, लेकिन लेडीज़ का मामला है कि अगर पड़ोस की लेडीज़ ने कोई अच्छी चीज़ अगर ला ली है पहनने के अंदर या ओढ़ने के अंदर, तो जब तक कि उससे बेहतर चीज़ हमारे घर की लेडीज़ को नहीं आ जाती, जब तक उनको नींद नहीं आती है बराबर से। तो कंपटीशन बड़ा चलता है। बड़ी अजीज़ थी शाल हमीदा को, और बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश ये थी कि उसके पास एक ऐसी शाल, ऐसी खूबसूरत, इतनी अच्छी हो कि किसी के पास ना हो, और किसी के पास ऐसी शाल हो ही ना। अब के अप्रैल में उबैद जश्न बहार के मुशायरे में शरीक होने श्रीनगर गया था। श्रीनगर कश्मीर के अंदर, श्रीनगर अब के अप्रैल के अंदर, यानी उस साल के अप्रैल में, जिस साल का बयान है उस साल के अप्रैल में उबैद जश्न बहार के मुशायरे में शरीक होने के लिए श्रीनगर गए थे। वहीं से शॉल शहर की सारी दुकानें छान कर वो हमीदा के लिए लाया था। और इस बात पर से पता चलता है कि बीवी के तय उनकी मोहब्बत और अफेक्शन किस दर्जा कमाल की है कि वो मुशायरे के अंदर शिरकत के लिए गए थे, तो वहीं से उन्होंने ये शॉल लाए थे। और लाए थे किस तरह से, पूरे शहर की दुकानों को छान कर बहुत इत्मीनान से उन्होंने अपनी बीवी के लिए शॉल को लाए थे। उसके चौड़े हाशिए पर बहुत ही उम्दा, नाजुक और बारीक काम बना था। उस शॉल का जो चौड़ा मार्जिन था, हाशिया था, उस पर बहुत ही बारीक, नाजुक और बहुत ही ज़बरदस्त काम बना हुआ था। मतलब एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ था, फूलों का काम किया हुआ था, क्रोशिया एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम किया हुआ था। और बीच वाले हिस्से में हर तरह के फूल खिले थे। बीच वाले हिस्से के अंदर हर तरीके के फूल खिले थे। अब देखिए, 100 साल पुरानी दास्तान, 100 साल पुराना अफसाना है। और 100 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी कंप्यूटर और कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का नामो निशान नहीं था। आप जानते हैं, पूरे दुनिया के अंदर ऑल अराउंड द वर्ल्ड ईरान और कश्मीर, ये दो ऐसे स्पॉट है कि जहाँ हाथ से बना हुआ काम आज भी उसकी तारीफ़ होती है, और आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी बहुत डिमांड है। तो ये जो उबैद ने शॉल लाए थे, ऑब्वियसली श्रीनगर कश्मीर से लाए थे, और उसके चौड़े हाशिए पर बहुत ही उम्दा, नाजुक और बारीक काम बना था। और बीच वाले हिस्से में हर तरह के फूल खिले थे। अब गुलाब, फूलों की किस्में कौन कौन सी, गुलाब व लाला, ये जो जोड़ी है ये रेडिश कलर की होती है, बनफशा और नरगिस। ये जो है ये थोड़ी सी वायलेट कलर की होती है, सियोती और सोसन। ये जो जोड़ी है सियोती और सोसन, ये वाइट रहती है, कमल और कोज़ा ये येलोविश रहती है। देखिए, अली अब्बास हुसैनी सर का कलम है, और किस कदर खूबसूरत अंदाज़ के अंदर उन्होंने लिखा है कि वो जो उबैद ने अपने बीवी के लिए जो शाल ख़रीदे थे, उसमें बीच में हर तरीके के फूल खिले थे। गुलाब और लाला, लाल कलर का फूल, गुलाब और लाला, बनफशा और नरगिस, सियोती और सोसन, कंवल और कोज़ा। कितनी खुश होगी वो ऐसी शाल पाकर, उबैद ने कहा। उबैद ने सोचा कि कितनी खुश होगी वो ऐसी शाल पाकर, उसके गालों पर सुर्खी दौड़ जाएगी। अब देखिए, बीवी का जो हैबिचुअल एक्शन है, जनरली बीवी की जो हैबिचुअल एक्शन होती है, शौहर बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये चीज़ हुई नहीं है, इट्स ऑल रिटन इन फ्यूचर टेंस नाउ। अभी होना बाकी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचा जा रहा है कि उसके गालों पर सुर्खी दौड़ जाएगी, उसकी आंखों में सितारे खुशी के मारे आंखों में सितारे चमकेंगे, और उसे ओढ़कर इठलाएगी और आप ही आप शर्माएगी। ये उबैद सोच रहे। और जब वो लखनऊ पहुंचा और घर में दाखिल होती है, उसने खूबसूरत शाल हमीदा के कंधों पर डाल दी थी, तो उसके सारे ख्वाब सच निकले थे। अब ये जितना सोचा उबैद ने, मतलब श्रीनगर के जिस वक्त गए थे, उस वक्त जो कुछ भी सोचे थे उन्होंने कि वह ऐसा होगा, तो वाकई में सब के सब सच निकला था। और जब वो लखनऊ पहुंचा था और घर में दाखिल होते ही, लखनऊ यूपी, और जब वो लखनऊ पहुंचा था और घर में दाखिल होते उसने खूबसूरत शाल हमीदा के कंधों पर डाल दी थी, तो उसके सारे ख्वाब सच निकले थे। वो बौखला भी गई थी, इस कदर प्रीशियस गिफ्ट पाकर, कीमती तोहफ़ा पाकर वो थोड़े बौखला गए थे। वो बौखला भी गई थी, वो मुस्कुराई थी, वो खिलखिलाई थी, और बुलबुल की तरह चहक भी उठी थी। और खुशी के मारे उन्होंने बहुत बातें की कि भाई शॉल कैसी मिली, बहुत अच्छी लाए, ऐसे वैसे ये वो मुस्कुराई थी, वो खिलखिलाई थी, और बुलबुल की तरह चहक भी उठी थी। 3 सेंटेंस के अंदर उनका एन्जॉयमेंट और उनका
जोश बताया गया है। उनकी बीवी का मुस्कुराई थी, वो खिलखिलाई थी और बुलबुल की तरह चमक भी उठी थी। हमीदा ने उसे शीशे की अलमारी में रखा। अब देखिए, आप किसी को तोहफ़ा देते हैं तो तोहफ़े की कीमत नहीं देखी जाती, उसके जज्बात देखे जाते हैं। चाहे तोहफ़ा कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो। तो हमीदा को एहसास था कि शौहर ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से और बड़े ही दिल से ये तोहफ़ा ला के दिया है। तो उन्होंने उसको शीशे की अलमारी में रखा और उसमें मज़बूत कुफल डाल दिया था और हर किसी को अलाउ नहीं था कि उसको टच करे, देखे। ये अलमारी कंजूस के दिल की तरह हमेशा बंद रहती। ये जो अलमारी है ये कंजूस के दिल की तरह बंद रहती, हमेशा बंद रहती थी। बस उसके शीशे दिन में 2 बार बाहर से झाड़ दिए जाते, उसके जो शीशे हैं बाहर से साफ़ कर दिए जाते। उबैद ने 1-2 बार टोका भी, शाल ओढ़ने की चीज़ है, परस्तिश की नहीं। उबैद ने 1-2 बार कहा भी कि हमीदा, ये जो शाल है ये ओढ़ने की चीज़ है, आपने इसको कांच की अलमारी में बंद करके रखा है, ये पूजा करने की चीज़। पूजा देखिए बच्चों, परस्तिश का मतलब पूजा होता है, इबादत होता है। लेकिन यहाँ परस्तिश नहीं करूँगा, कहूँगा उसके मायने वो इस सिगे के अंदर नहीं लिए जाएंगे। क्यों नहीं लिए जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी मुसलमान हैं, दोनों भी ईमान वाले हैं। यहाँ परस्तिश के मायने बहुत ज़्यादा पसंदीदगी, दीवानगी बताने के हैं। उबैद ने 1-2 बार टोका भी, शाल ओढ़ने की चीज़ें परस्तिश की नहीं। अभी गर्मियाँ हैं इसलिए इतना ही करो कि उसे अलमारी से निकाल कर 2-1 बार धूप दिखा दो। ऊनी है, कीड़ा वीड़ा ना लग जाए। अब ऊन की बनी है शाल हमीदा, इसको कहीं कीड़ा ना लग जाए तो एक इतना तो काम करो कि इसको धूप दिखा दो। गर्मी के दिन है, अभी बेहतर रहता है कपड़ों को थोड़ा धूप वगैरह दिखा दी जाए तो बहुत बेहतर रहता है। आप एक काम करो, उसको थोड़ा धूप दिखा दो। वो नहीं है, कीड़ा वीड़ा ना लग जाए, कहीं कीड़ा ना लग जाए। उन्होंने कहा अपनी बीवी से, उनको सजेशन दिया कि हमीदा, आपने इसको अंदर बंद करके रखा है तो इसे बाहर निकालो, धूप दिखाओ, इसको यूज़ करो, इसको इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने के लिए लाई गई है, इसे अंदर रख रख कर निहारने के लिए और ताकते रहने के लिए तो लाई नहीं गई है। ऐसा उबैद ने कहा। वो कहती, बुरा नहीं लगता तुम्हें ऐसी बदशगुनी की बात ज़ुबान से निकालते? अरे मैं 2-3 बार तो इसे दिन में देखती हूँ, मोए कीड़ों की क्या मजाल कि उसके पास फटक सके। अब देखिए, जिस तरह की मजाक और टॉन्टिंग उबैद ने की थी वैसे ही सेम उसी तरह की हमीदा भी कर रही है। हमीदा की अपनी एक स्टाइल है। वो कहती, बुरा नहीं लगता तो मैं ऐसी बदशगुनी की बात ज़ुबान से निकालते? यानी कीड़ा ना लग, सिर्फ कीड़ा लग जाना उबैद हमीदा के नज़दीक बदशगुनी की बात है। अरे मैं 2-3 बार तो इसे दिन में देखती हूँ का शब्द है, इस्तेमाल करती हूँ नहीं लिखा है। दिन में 2-3 बार तो इसे दिन में देखती हूँ। मुँह कीड़ों की क्या मजाल कि उसके पास फटक सके। कीड़ों की कोई मजाल नहीं है कि इस कदर कीमती शाल के पास या इस कदर बेहतरीन शाल के पास फटक भी सके। इस शाल के पास कीड़े आ भी नहीं सकते। लेकिन उसके ताज्जुब की कोई इंतहा न रही। थी 2 दिन पहले, उस रोज़ जब इस कड़ाके की सर्दी में वो अपने मुख्तसर सफ़र पर रवाना होने लगा था और होलडाल में बिस्तर रखा जाने लगा, तो दोनों को याद आया कि इस सफ़र के लिए कोई गर्म चादर नहीं है। जब 2 दिन पहले, मतलब जो सफ़र है जिसके बारे में शुरुआत में बयान हुआ है, यानी जहाँ पर जब उबैद 4 बाग स्टेशन पर रुके, तो इस सफ़र के लिए जब तैयारी की गई थी 2 दिन पहले, जब कड़ाके की सर्दी में अपने मुख्तसर सफ़र पर रवाना होने लगा था और होलडाल में बिस्तर रखा जाने लगा, तो दोनों को याद आया कि इस सफ़र के लिए कोई गर्म चादर नहीं है। इस सफ़र के लिए कोई चादर तो है नहीं और नया लिहाफ तो तैयार हो नहीं सकेगा। हमीदा थोड़ी देर तो सोचती रही, फिर झपट कर अपनी चहेती शाल निकाल आई। अब थोड़ी देर तक तो एडजस्टमेंट के बारे में सोचती रही हमीदा, उनकी बीवी, फिर फ़ौरन तेज़ी के साथ शाल निकाल आई। उबैद ने रोका, मैं तुम्हारी शाल नहीं ले जाऊंगा, सफ़र में मैली हो जाएगी। उबैद ने कहा कि मैंने इतने आरमान से आपके लिए लाया है तो मैं आपकी शाल नहीं ले जाऊंगा, सफ़र में मैली हो जाएगी। मगर वो किसी तरह न मानी, उसने शाल अटैची केस में रख दी। हमीदा ने शाल को अटैची केस में, मतलब सूटकेस में रख दिया। उबैद को बीवी की इस अतः मोहब्बत का अंदाज़ा था। उबैद को बीवी की इस गहरी मोहब्बत का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा था। उसने अपने तौर पर तय कर लिया कि चाहे मुझ पर कैसी ही गुजर जाए, मैं इस शाल को 1 मिनट के लिए भी अपने इस्तेमाल में ना लाऊंगा और उसे हमीदा को वैसी ही साफ़ सुथरी बेशिकन लाकर वापस कर दूंगा। अब बीवी की इस मोहब्बत को देखकर उबैद ने उसी वक्त में मुसम्मम इरादा कर लिया कि शाल तो ठीक है हमीदा ने दे दी, लेकिन मैं इसको 1 मिनट के लिए भी अपने इस्तेमाल में नहीं लाऊँगा और वैसे ही बेशिकन, यानी ज़रा भी इस पर जो तो सिलवट नहीं, वैसे ही बेशिकन लाकर वापस कर दूंगा जैसी को हमीदा के हाथों से मुझे मिली है। उसने पूरे सफ़र में इसीलिए शाल नहीं ओढ़ी, इसीलिए उबैद ने पूरे सफ़र के अंदर शाल को ओढ़ा ही नहीं। अज़ीज़ बच्चों, मैं चाहूँगा
कि इसे आप बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुने फर्स्ट पार्ट को। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबक नंबर 3 का दूसरा पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।